हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 14वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तानिया की बात सुनकर कि उसकी और अद्विक की शादी होने वाली है, अद्विक जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। कुछ टाइम बाद वो शांत हुआ और तानिया को देखकर बोला, शादी और तुमसे इन योर ड्रीम्स। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला। तानिया, जो अद्विक की बात सुनकर गुस्से में भर चुकी थी, वो बोली, क्यों शादी नहीं करना चाहते तुम मुझसे? प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? लगती क्या है तुम्हारी? उसकी बात सुनकर अद्विक गुस्से में बोला, जान है मेरी, मेरी सोना, मेरी ईशू, मेरी बीवी मिसेज ईशा अद्विक कपूर हैं वो, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अद्विक की बात सुनकर हर कोई उसे देखने लगा, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर खड़ी ईशा भी एकटक उसे देखने लगी। वहीं तानिया तो अद्विक की बात सुनकर हैरान हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द घूम रहा था, मेरी बीवी मिसेज ईशा अद्विक कपूर। तानिया ने ना में सिर हिलाया और अद्विक का हाथ पकड़कर बोली, नहीं नहीं अद्विक, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली थी। देखो, एंगेजमेंट डेट भी फिक्स हो गई है, कार्ड्स भी छप चुके हैं। फिर तुम इस लड़की के साथ शादी कैसे? नहीं। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसका हाथ झटका और बोला, कौन सी सगाई और कौन सी शादी? क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे सगाई करूंगा या यह शादी? और सगाई की बातें करने से पहले तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं? बस खुद ही सब कुछ फिक्स कर लिया। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं तुमसे कोई सगाई नहीं करने वाला। और रही बात शादी की, तो मैं कर चुका हूँ उस इंसान से जिसे मैं प्यार करता हूँ, और वो है मेरी बीवी मिसेज ईशा अद्विक कपूर। तभी अद्विक की बात सुनकर तानिया के पापा मिस्टर मुखर्जी बोले, पर बेटा, तुम्हारी और तानिया की शादी की बात तो पहले से सबको पता थी। उनकी बात सुनकर अद्विक ने उनकी तरफ देखा और बोला, क्या मैंने कहा था कि मैं तानिया से शादी करूंगा, या आप लोगों ने मुझसे पूछा था यह शादी फिक्स करने से पहले? उनकी बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी शांत हो गए, क्योंकि सच तो ये था कि उन्होंने यह शादी बस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तय की थी। वो बस अद्विक के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते थे। पर उन्होंने कभी भी अद्विक से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। जो भी बात हुई थी हमेशा मिस्टर मुखर्जी और अद्विक के पिता मिस्टर जयराज जी के बीच ही हुई थी। पर हाँ, इस सब में एक चीज थी कि तानिया अद्विक को पसंद करती थी, इसलिए उसे इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। पर अद्विक को तानिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बस अपने बाप की अमीरी का दिखावा करने वालों में से थी, और अद्विक को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अद्विक की बात के बाद किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। अद्विक ने एक नज़र सबको घूर कर देखा और ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसने देखा ईशा सीढ़ियों पर खड़ी उसे ही देख रही थी। अद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में आकर अद्विक ने ईशा को बेड पर बिठाया और खुद ड्रॉवर से मेडिकल बॉक्स लेकर उसके सामने बैठ गया। उसने ईशा का हाथ पकड़ा जिस पर तानिया की उंगलियों के निशान लाल से नीले हो गए थे। ये देख अद्विक की आंखें गहरी हो गई। उसे तानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और हल्के हाथों से ईशा की कलाई पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। ईशा एकटक बस उसे ही देख रही थी।
ये बात अद्विक भी महसूस कर सकता था। ईशा के दिमाग में अभी भी अद्विक के बोले शब्द गूंज रहे थे। मेरी जान, मेरी सोना, मेरी ईशु, मेरी बीवी मिसेज ईशा अद्विक कपूर, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अद्विक के ये शब्द ईशा के दिल में एक अजीब हलचल पैदा कर रहे थे जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, पर यह एहसास उसे अच्छे लग रहे थे। अद्विक ने ईशा के हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी की और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सोना को उसकी वजह से तकलीफ हो, पर आज अद्विक के लिए उस तानिया ने ईशा को चोट पहुंचाई, जो बात अद्विक को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अद्विक ने ईशा के बालों को चूमा और बोला, आप ठीक है सोना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अगर ज्यादा दर्द है तो मैं डॉक्टर को फोन। उसकी बात को बीच में काट कर ईशा बोली, हम ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई और ईशा का गाल सहला कर बोला, आप रेस्ट कीजिए, मैं स्टडी रूम में हूँ। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक उसका माथा चूम कर रूम से बाहर चला गया। अद्विक नीचे आया। यहाँ सब लोग लिविंग रूम में परेशानी से बैठे हुए थे। अद्विक वहां आकर वहां रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद कर सिर पीछे सीट पर टिका लिया। उसके दिमाग में अभी भी तानिया का ईशा को चोट पहुंचाना और वो सब बातें चल रही थी जो उसने ईशा को कही थी। अद्विक को देख जयराज जी गुस्से में बोले, अद्विक तुम्हें क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? हम प्यार से सब हैंडल कर लेते ना, पर नहीं, तुम्हें तो तमाशा करने की आदत है। उनकी बात सुनकर अद्विक ने आंखें खोल जयराज जी की तरफ देखा तो एक बार को जयराज जी भी अद्विक की आंखों से डर गए। तभी अद्विक अपनी गुस्से से भरी और खतरनाक आवाज में बोला, क्या हैंडल करते आप प्यार से मिस्टर कपूर? जब आप नीचे सब प्यार से हैंडल कर रहे थे तो ऊपर आपकी प्यारी मेहमान मेरी सोना को चोट पहुंचा रही थी। उसकी वजह से मेरी सोना को कितनी चोट आई, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा, आपको पता भी है। अद्विक की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को ये बात पता ही नहीं थी कि तानिया ने ईशा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जबकि वो तो बाथरूम जाने का बोल वहां से गई थी। तभी अद्विक फिर गुस्से में बोला, शुक्र मनाए मैंने उसे कुछ किया नहीं, वरना मेरी जान को चोट पहुंचाने का सोचना वाले की मैं रूह निकाल दूं। यहाँ तो आपकी प्यारी मेहमान ने मेरी बीवी को चोट पहुंचाई है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अधिक की बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। किसी के पास कुछ नहीं था अब बोलने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि तानिया ने ईशा को चोट पहुंचाकर गलत किया है। तभी अद्विक ने सबकी तरफ देखा और बोला, अगले 3 दिन के लिए मुझे मेरी बिजनेस मीटिंग पर जाना है, तो उम्मीद करूंगा कि आज जो हुआ वैसा कुछ भी मेरी सोना के साथ ना हो। मेरी गैरमौजूदगी में आप सब उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरी जान परेशान हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सबने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी तो अद्विक शेरा और शक्ति के साथ उठकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। पर वही बाकी सब अद्विक के जाने के बाद मुस्कुरा दिए, क्योंकि सबको ये तो समझ आ गया था कि अद्विक के लिए ईशा क्या मायने रखती है। स्टडी रूम अद्विक अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, उसके सामने शक्ति और शेरा बैठे हुए थे। अद्विक अभी भी गुस्से में था, उसे अभी भी तानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रहा था कि अगर अलका जी उसे फोन कर तानिया और उसके माँ बाप के घर आने के बारे में नहीं बताती, या वो घर आने में लेट होता तो वो तानिया उसकी सोना को और भी चोट पहुंचा देती, तो वो क्या करता। शक्ति और शेरा ने उसकी तरफ देखा, उन्हें पता था कि वो अभी भी गुस्से में है। तभी शक्ति उसे देख उसे शांत करते हुए बोला,
शांत हो जा अद्विक। अब वो तान्या कुछ नहीं कर पाएंगी। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ देखा और बोला, तू नहीं जानता शक्ति, वो लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। वो शोना को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब हमें शोना की सिक्योरिटी का और भी ध्यान रखना होगा। उसकी बात सुनकर शेरा बोला, ठीक है, मैं गुड़िया की सिक्योरिटी और टाइट कर देता हूँ। अद्विक बोला, ठीक है, पर ईशु को इस चीज का पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता वो सिक्योरिटी को अपने आसपास देखकर घुट घुट कर जिए। मैं चाहता हूँ वो अपनी लाइफ खुलकर जिए जैसे वो जीना चाहती है। उन दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो तीनों अपने काम में लग गए। रात के लगभग 8 बजे अद्विक अपने रूम में आया तो उसने देखा कि ईशा बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। अद्विक ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और बोला, डिनर किया आपने? उसकी बात सुनकर ईशा ने अद्विक की तरफ देखा और ना में गर्दन हिलाई तो अद्विक उसके पास बैठते हुए बोले, पर डिनर का टाइम हो गया है, आपने डिनर क्यों नहीं किया अभी तक? ईशा ने उसकी तरफ देखा और बोली, वो पढ़ाई कर रही थी तो टाइम का पता नहीं चला। आप फ्रेश जाए फिर नीचे चलते हैं डिनर के लिए। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाए और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ टाइम बाद वो दोनों नीचे आए तो अलका जी उन्हें देख बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने आने वाली थी। दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। सबने ईशा की तरफ देखा जिसके हाथ पर पट्टी की हुई थी। सबको ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके होते हुए भी तानिया ने उसे चोट पहुंचा दी। पर सब लोग शांत रहे क्योंकि कोई फिर से वही बात कर अद्विक को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अलका जी ने सर्वेट की मदद से सबको डिनर सर्व किया तो सब लोग अपना अपना डिनर करने लगे। अद्विक ने देखा कि ईशा कब से खाने की कोशिश कर रही थी पर उससे खाया नहीं जा रहा था क्योंकि उसके सीधे हाथ में ही चोट लगी थी। अद्विक ने अपनी चेयर उसके पास की और उसे अपने हाथों से खिलाते हुए बोला, अगर खाने में तकलीफ हो रही है तो आप बता सकती है शोना। उसकी बात सुनकर ईशा उसकी तरफ देखने लगी तो अद्विक ने उसे आंखों के इशारे से ही खाना खाने के लिए कहा। ईशा ने सबकी तरफ देखा जो उन्हें ही देख रहे थे। ये देख ईशा को बहुत शर्म आ रही थी। उसे सबकी तरफ देखते देख अद्विक बोला, अगर सबको देख लिया हो तो अब खाना खा लीजिए। ईशा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अद्विक के हाथों से खाना खा लिया। सब लोग अद्विक को ऐसे ईशा की फिक्र करता देख मुस्कुरा दिए। अद्विक ने ईशा को पूरा खाना खिलाया और खुद भी साथ साथ खाया। उसके बाद उसे पानी पिलाकर उसका चेहरा साफ किया। ईशा को बहुत शर्म आ रही थी ऐसे सबके सामने, पर उसे अच्छा भी लग रहा था कि अद्विक उनकी इतनी परवाह कर रहा था। अद्विक का ऐसे खुद का ख्याल रखना ईशा के मन में अद्विक के लिए अलग ही एहसासों को जन्म दे रहा था। अब देखना यह है कि ईशा अपने इन एहसासों को समझ पाती है कि नहीं। सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। ईशा रूम में आई और जाकर बालकनी में रखे झूले पर बैठ गई। कुछ टाइम बाद अद्विक भी रूम में आया। उसने इधर उधर देखा पर उसे ईशा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने बालकनी की तरफ देखा तो उसे ईशा वहां झूले पर बैठी दिखाई दी। अद्विक ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद वो रूम में आया तो देखा ईशा अभी भी बालकनी में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। अद्विक जाकर उसके पास बैठ गया। उसने ईशा के बालों को सहलाया और बोला, क्या हुआ शोना, आपको सोना नहीं है? ईशा ने उसकी तरफ देखा और बोली, नींद नहीं आ रही। ये बोल वो फिर सामने देखने लग गई। अद्विक उसे ही देख रहा था।
उसने ईशा का हाथ पकड़ा और बोला, ईशु मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर ईशा ने उसकी तरफ देखा तो अद्विक ईशा के बालों को सही करते हुए बोला, आप अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। कोई भी जरूरत हो या कुछ भी चाहिए हो तो छोटी माँ या शक्ति से कहना, बिना किसी को बताए कहीं मत जाना। उसकी बात सुनकर ईशा उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगी। तभी उसे देख अद्विक बोला, शोना मेरी एक बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए मुझे जाना होगा। शायद वहाँ 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए आप अपना ध्यान रखना। अद्विक की बात सुनकर ईशा का चेहरा उतर गया, जो अद्विक ने भी महसूस किया। अद्विक ने ईशा को कमर से पकड़ा और उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ईशा का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। अद्विक ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा बच्चा, तब तक आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अद्विक के सीने से लगी बैठी रही। अद्विक भी उसे बाहों में भरे उसके बालों को सहलाते रहा। वहीं दूसरी तरफ तान्या के घर पर उसने अपने पूरे रूम का सामान इधर उधर बिखेर रखा था। उसके माँ बाप उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो शांत ही नहीं हो रही थी। उसने अपने पापा की तरफ देखा और गुस्से से बोली, आपने कहा था कि चाहे जो हो जाए आप मेरी शादी अद्विक से करवा कर रहेंगे, पर क्या हुआ? उस अद्विक ने किसी और से शादी कर ली और आपको पता तक नहीं चला। उसकी बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, तुम शांत हो जाओ बेटा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तुम फिक्र मत करो, अद्विक सिर्फ तुम्हारा है। और रही बात उस लड़की की, तो उसे ऐसे गायब करूँगा कि पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी इस दुनिया में थी भी या नहीं। उनकी बात सुनकर तान्या कुछ नहीं बोली, बस कुछ सोचने लगी। मिस्टर मुखर्जी ने उसे शांत किया और रूम से बाहर चले गए। उन्होंने किसी को फोन किया और कुछ बात करने लगे। फोन कट कर वो खुद से बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया अद्विक, अब तुम देखते जाओ उस लड़की को कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर करता हूँ। अद्विक और ईशा बहुत देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। दोनों को एक दूसरे के साथ सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ टाइम बाद अद्विक ने यह महसूस किया कि ईशा को ठंड लग रही है। उसने ईशा की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए अद्विक के सीने से लगी हुई सो गई थी। अद्विक ने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने ईशा को बेड पर लिटाया और उससे दूर होने को हुआ, पर ईशा ने उसकी शर्ट को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। अद्विक ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर ईशा की पकड़ बहुत मजबूत थी। अद्विक वहीं ईशा के पास ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो ईशा के चेहरे को गौर से देख रहा था। सोते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक मासूम सी गुड़िया की तरह। अद्विक ने प्यार से उसका माथा चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम बाद वो भी सो गया। अगली सुबह सब लोग बैठकर अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। ईशा का चेहरा उतरा हुआ था, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। सब वजह जानते थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। नाश्ता करने के बाद अद्विक अपना बैग लेकर लिविंग रूम में खड़ा था। वो दादाजी, दादी जी, अतुल जी और अलका जी से मिला। फिर उसने निधि और विधि की तरफ देखा और बोला, तुम दोनों यहाँ आओ मेरे साथ। यह बोल वो उन दोनों को लेकर एक साइड चला गया। अद्विक ने उन दोनों को देखा और बोला, देखो मैं तुम दोनों पर भरोसा कर तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इस काम को अच्छे से करोगी।
दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक फिर बोला, देखो तुम दोनों ईशु के बारे में सब जानती हो। ईशु की तबीयत अभी उतनी ठीक नहीं है, उन्हें एक प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरे जाने के बाद ये तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी कि तुम लोग शोना को उसकी मेडिसिन टाइम पर दो। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वरना आगे जाकर उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है। उसकी बात सुनकर निधि बोली, भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनकी दवाइयाँ भी उन्हें टाइम से देंगे। अद्विक बोला, गुड, और उन्हें बाहर का कुछ भी खाने को नहीं देना है, उन्हें सिर्फ हेल्थी चीजें ही खाने को देनी है। विधि बोली, जी भाई हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अद्विक ने उन दोनों का सिर सहलाया और बोला, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। ईशु के साथ अपना भी ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। दोनों ने जी भाई कहा तो अद्विक अपना बैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। ईशा भी एक कोने में खड़ी अपनी नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। दरवाजे के पास जाकर अद्विक रुका और पीछे घूम इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र ईशा पर गई जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अद्विक चलकर उसके पास आया और उसके बालों को सहला कर बोला, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा शोना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे फ़ोन करना, नहीं तो छोटी माँ या शक्ति को बताना, और सबसे बड़ी बात खुश रहना, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। ये बोल उसने प्यार से ईशा का माथा चूमा और उसके गाल को सहलाकर जल्दी से वहां से निकल गया, क्योंकि अगर वो और थोड़ी देर रुकता तो शायद जा नहीं पाता। ईशा की नम आंखें उसके दिल को कचोट रही थी, पर उसका जाना जरूरी था वरना वो कभी भी अपनी शोना को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अद्विक बाहर आया। यहाँ शेरा और शक्ति गाड़ी के पास खड़े उसका ही इंतजार कर रहे थे। अद्विक ने शक्ति की तरफ देखा और बोला, तेरे भरोसे अपनी शोना को छोड़कर जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। शक्ति बोला, फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। अद्विक हाँ में गर्दन हिलाता है और वो और शेरा गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अद्विक के जाने के बाद ईशा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो तैयार होकर निधि और विधि के साथ कॉलेज निकल गई। शक्ति ने उन तीनों को कॉलेज छोड़ा और खुद ऑफिस चला गया। अद्विक की गैर मौजूदगी में उसे ही सब संभालना था। वहीं दूसरी तरफ अद्विक शेरा के साथ अपने प्राइवेट जेट में था। दोनों मीटिंग को लेकर डिस्कस करते हैं और फिर अद्विक अपना लैपटॉप लेकर अपना काम करने लग जाता है। पर तभी आंखों के सामने ईशा का चेहरा घूम जाता है, जिसे याद कर अद्विक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ टाइम ईशा को याद करने के बाद वो फिर अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज में ईशा अपनी पढ़ाई में लग गई थी, पर रोज के मुकाबले आज वो शांत थी। निधि और विधि उसकी हालत समझ रही थी। भले ही उसे अद्विक के लिए अपने दिल में पनप रहे जज्बातों का एहसास नहीं था, पर अद्विक का जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सब खाली खाली सा लग रहा था। उसे तो अद्विक के बिना नींद भी नहीं आती, जब तक वो उसे अपने सीने से लगाकर सुलाता नहीं था। ईशा सोती नहीं थी। अब 3 दिन उसे अद्विक के बिना निकालने थे। पता नहीं वो क्या करेगी। खैर कैसे भी कर वो अपना दिन पूरा करती है। शाम को कॉलेज छूटने पर शक्ति उन्हें लेने आता है, तो वो निधि और विधि के साथ घर के लिए निकल जाती है। घर आकर फ्रेश होने के बाद वो कुछ देर अलका जी और बाकी सब के साथ बैठती है और फिर उठकर गार्डन में चली जाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ अद्विक का प्लेन चेन्नई लैंड होता है, तो वो शेरा के साथ गाड़ी में बैठ होटल के लिए निकल जाता है। यहाँ वो लोग रुके हुए थे, फ्रेश हो कुछ देर आराम करता है क्योंकि रात को उसकी मीटिंग थी। वहीं ईशा गार्डन में इधर उधर टहल रही थी, तभी उसकी नज़र जयराज जी पर गई जो वहाँ एक बेंच पर बैठे कुछ सोच रहे थे। ईशा जाकर उनके पास बैठ गई। जयराज जी ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोले, अरे बेटा आप। ईशा बोली, हाँ वो अंदर अच्छा नहीं लग रहा था तो यहाँ आ गई, आपको देखा तो। जयराज जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, पूरा घर आपका है, जहाँ चाहे आप वहाँ घूम सकती है। उनकी बात सुनकर ईशा मुस्कुरा दी। तभी जयराज जी बोले, अद्विक की याद आ रही है। पहले तो ईशा उनकी बात सुनकर चुप हो गई, पर फिर उन्हें देख बोली, याद तो आपको भी आ रही है अपने बेटे की। उसकी बात सुनकर जयराज जी उसके चेहरे को कुछ पल देखते रहे, फिर सामने देखते हुए बोले, मैं तो अपने बेटे को उस दिन से याद कर रहा हूँ जिस दिन से उसने मुझे डैड की बजाय मिस्टर कपूर कहना शुरू किया था। ईशा बहुत गौर से उन्हें देख रही थी। उनका उदास चेहरा देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जयराज जी बोले, उसकी माँ के जाने के बाद मैंने उसकी माँ के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिया। तो ईशा बोली, ऐसा क्या हुआ था कि वो आपसे इतने दूर हो गए? ईशा की बात सुन जयराज जी बोले, उसकी माँ के जाने के बाद मुझे लगा उसे एक माँ के प्यार की जरूरत होगी, इसलिए मैंने सुमन से शादी कर ली, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कदम उसके दिल में मेरे लिए नफरत भर देगा। उनकी बात सुनकर और उनकी आंखों का दर्द देख ईशा बोली, नफरत नहीं करते हैं, बस आपसे नाराज हैं। उसकी बात सुनकर जयराज जी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो ईशा फिर बोली, हाँ वो आपसे नाराज हैं। उनकी माँ के जाने के बाद उन्हें अपने डैड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पर आपने उन्हें एक नई माँ दे दी, पर खुद उनसे दूर हो गए, इसलिए उन्हें ये लगता है कि आपने उनकी माँ के जाने के बाद उनसे उनके डैड भी छीन लिए। बस इसी बात की नाराज़गी है उनके मन में आपके लिए, जो आपने कभी शायद दूर करने की कोशिश भी नहीं की। ईशा की बात सुनकर जयराज जी हैरानी से अभी भी उसकी तरफ देख रहे थे। सच ही तो कहा था उसने कि जयराम जी ने अद्विक से उसके डैड को दूर कर दिया था। अद्विक अपनी नई माँ सुमन जी के करीब आए, इसलिए जयराज जी उससे दूर रहने लगे थे, जिस बात का अद्विक का बहुत असर हुआ था। उसे लगा कि उसकी माँ के जाने के बाद उसके डैड भी उससे प्यार नहीं करते। उस बच्चे के मन में यह बातें घर कर गई जो आज तक उसके मन में ही है, और इन्हीं बातों ने उसे अपने पिता से दूर कर दिया। ईशा ने उनकी तरफ देखा और बोली, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कीजिए, देखना आपको आपका बेटा मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर जयराज जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो ईशा भी मुस्करा दी। फिर वो उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। वहीं जयराज जी मुस्कुराते हुए उसे जाते देखते रहे, फिर खुद से ही बोले, तुमसे बात कर ऐसा लग रहा है कि तुम ही वो हो जो मुझे मेरे अधिक को लौटा सकती हो, मुझे वापस मेरे बेटे से मिला सकती हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। ये बोल वो भी अपनी सीट से उठे और अंदर की तरफ बढ़ गए। एक बहुत बड़ा मीटिंग रूम, यहाँ एक बड़े से टेबल के चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पर सामने की एक बड़ी सी चेयर खाली थी। ये सब लोग बिजनेसमैन थे जो कोई ना कोई बिजनेस करते थे और साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए थे। सब लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे, पर उन्हें इंतजार था उस इंसान का जो शायद उस चेयर पर आकर बैठने वाला था।
तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और शेरा के साथ अद्विक अंदर आया। उसके साथ ही उसका सबसे खास आदमी स्टीफन था, जो उसके अंडरवर्ल्ड के कामों को देखता था। अद्विक को देख सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। अद्विक जाकर उस बड़ी सी चेयर के सामने खड़ा हो गया। उसने एक नज़र घुमाकर उस रूम में मौजूद सब लोगों को देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही सब लोग भी बैठ गए। शेरा और स्टीफन वहीं उसके पीछे खड़े हो गए। अद्विक के इशारे पर मीटिंग शुरू हो गई। यह एक माफिया मीटिंग थी जो अंडरवर्ल्ड में होने वाले सभी बिजनेस को लेकर थी। लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चली। उसके बाद अद्विक उठा और वहां से बाहर की तरफ बढ़ा। तभी एक आदमी उसे देख बोला, आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ अपने रूल्स चलाते हैं मिस्टर किंग? अद्विक को अंडरवर्ल्ड में सब किंग के नाम से जानते थे। उस इंसान की बात सुनकर अद्विक टेढ़ा मुस्कुराया और उस आदमी को देख बोला, अब रूल्स तो किंग के ही चलते हैं और यहाँ का किंग मैं हूँ, तो रूल्स भी मेरे ही चलेंगे। अद्विक की बात सुनकर वो आदमी बोला, पर आपके बताए रूल्स के मुताबिक हमें प्रॉफिट कम होता है। अद्विक बोला, बात लॉस या प्रॉफिट की नहीं, असूलों की है और गलत काम करना मेरे जानी किंग के असूलों के खिलाफ है। तो आदमी बोला, पर इस धंधे में असूल कैसे? फिर अद्विक बोला, असूल हर धंधे में होते हैं, बस नियत उन असूलों पर चलने वाली होनी चाहिए। इसके आगे वो आदमी कुछ नहीं बोला तो अद्विक शेरा और स्टीफन के साथ वहां से निकल गया। वहीं वो आदमी अद्विक को जाता देख गुस्से में घूरता रहा। उसके जाने के बाद उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और बोला, मुझे जल्द से जल्द इस किंग की कोई कमजोरी पता करके बताओ। अब इस किंग को इस कुर्सी से हटाने का समय आ गया है। उसके बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने अपना थूक घटका, क्योंकि उसे पता था किंग क्या चीज़ है और वो क्या कर सकता है, पर अब वो अपने बॉस को क्या समझाए। बेचारे ने हाँ में गर्दन हिलाए और लग गया अपने काम पर। अद्विक जब तक होटल पहुंचा तब तक रात के 10 बज चुके थे। उसने शेरा और स्टीफन को रास्ट करने के लिए बोला और खुद अपने रूम में चला गया। वो रूम में आया और फ्रेश होकर बालकनी में चला गया। उसने अपना फ़ोन लिया और देखा तो 10:30 हो चुके थे। उसका मन था कि वो अपनी शोना से बात करे, पर उसे लगा कि वो सो चुकी होगी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा तो उसकी बहन निधि उसे फ़ोन कर रही थी। इतनी रात को वो क्यों फ़ोन कर रही है, वो सोच में पड़ गया। पर फिर ईशा का ख्याल आते ही उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से निधि की आवाज़ आई, भाई क्या आप फ्री हैं? उसकी बात सुनकर अद्विक बोला, क्या बात है निधु, इतनी रात को फ़ोन किया, कोई परेशानी है? शोना तो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, कुछ हुआ है क्या? वो बस सवाल पर सवाल किए जा रहा था, कहीं ईशा को कोई परेशानी तो नहीं, यही सोचकर उसका मन घबरा रहा था। तभी दूसरी तरफ से निधि उसे शांत करते हुए बोली, भाई शांत हो जाए, भाभी ठीक है। पर अद्विक बोला, पर क्या? निधु बोलना, शोना कहाँ है, मेरी बात करवा उनसे। निधि ने गहरी सांस ली और कुछ देर पहले का याद करने लगी। सब लोगों ने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए, पर ईशा को अद्विक के बिना उस रूम में अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए निधि और विधि उसे अपने रूम में ले गई। ईशा जाकर बेड पर लेट गई, पर बहुत देर करवटें बदलते रहने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। जब भी आंखें बंद करती घबरा कर आंखें खोल लेती। थक हार कर वो उठकर बाहर गार्डन में जाकर बैठ गई।
अब तक वहीं बैठी आसमान को देख रही थी क्योंकि अद्विक के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी और वही सब पुराना याद कर वो घबरा रही थी। उसे इस तरह से देख निधि और विधि से रहा नहीं गया और उन्होंने अद्विक को फोन मिला दिया। निधि यही सब सोच रही थी जब अद्विक की आवाज उसके कानों में पड़ी जो उससे पूछ रहा था। अद्विक बोला, बोल ना निधु, क्या हुआ है और शोना कहाँ है? अद्विक की आवाज सुनकर निधि ख्यालों से बाहर आए और उसे सब कुछ बता दिया। अद्विक ने उसकी बात सुनी तो शांति से बोला, अभी कहाँ है शोना? निधि बोली, भाभी अभी भी गार्डन में बैठी है। अद्विक बोला, ठीक है तुम लोग सो जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। ये बोल उसने फोन कट कर दिया और ईशा के नंबर पर कॉल मिला दिया। ईशा जो गार्डन में बैठी एकटक आसमान में चमकते चांद को देख रही थी, फोन की आवाज सुनकर उसने फोन की तरफ देखा तो अद्विक का नंबर देख उसके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। उसने जल्दी से फोन रिसीव किया और कान को लगा लिया पर वो कुछ बोली नहीं। अद्विक भी उसके बोलने का इंतजार करने लगा, पर जब उसने देखा कि ईशा कुछ नहीं बोल रही तो वो धीरे मगर गहरी आवाज में बोला, शोना। पता नहीं क्या था उसकी आवाज में कि ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बंद आंखों से ही 2 बूंद आंसू उसकी गालों पर लुढ़क गए। धीरे धीरे उसका रोना बढ़ गया। ईशा के रोने की आवाज अद्विक के कानों में पड़ी तो वो घबरा गया और उसे पुकारते हुए बोला, शोना, क्या हुआ बच्चा? आप रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? प्लीज मुझे बचाओ बच्चे। पर ईशा चुप नहीं हुई। अद्विक का जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। भले ही वो अभी अपने दिल के जज्बातों को नहीं समझी थी, पर अद्विक का पास होना उसे एक सुकून देता था। उसकी बाहों में वो आराम से सो पाती थी, पर आज अद्विक के ना होने की वजह से उसे फिर से वही सब याद आने लगा जो आकाश ने उसके साथ किया। दिमाग में वही सारी बातें घूमने लगी। ना चाहते हुए भी वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगी। तभी अद्विक ने फिर उसे पुकारा, ईशु बच्चा प्लीज चुप हो जाए और बताए मुझे कि क्या हुआ है। अद्विक की आवाज सुनकर ईशा थोड़ा शांत हुई पर उसकी सिसकियां अभी भी चालू थी, जिन्हें सुनकर अद्विक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ईशा का रोना उसके दिल को कचोट रहा था। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो अपनी शोना को छोड़कर आया। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर ईशा को वीडियो कॉल लगा दिया। ईशा ने उसकी वीडियो कॉल रिसीव की तो उसका चेहरा देख अद्विक को अपने दिल में टीस सी उठी। मुरझाया हुआ और आंसुओं से भीगा चेहरा देख अद्विक को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसे देख बोला, शोना प्लीज चुप हो जाए बच्चा। आपको पता है मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज शांत हो जाओ बच्चा। उसके बोलने पर ईशा शांत हो गई और उसे देखने लगी। तभी अद्विक उसे देख बोला, अच्छा पहले ये बताए कि आप अभी तक बाहर क्या कर रही हैं? चलिए उठिए और अपने रूम में चलिए, ठंड हो रही है, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर ईशा ने उसे देखा और फिर धीरे से नजरें झका कर बोली, वो हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गए। तो अद्विक बोला, और नींद क्यों नहीं आ रही थी? उसकी बात सुनकर ईशा की आंखें एक बार फिर नम हो गई। उसने अपनी नम आंखों से अद्विक की तरफ देखा तो अद्विक उसे देख बोला, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ भी हो तो मुझे फोन करना, फिर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ईशा ने उसकी बात सुनी और धीरे से नजरें झुका कर बोली, मुझे लगा आप बिजी होंगे। अद्विक बोला, अपनी शोना के लिए मैं हमेशा फ्री रहता हूँ, उनके लिए मैं जरूरी से जरूरी काम भी छोड़ सकता हूँ।
उसकी बात सुनकर ईशा एकदम बोली, तो फिर क्यों गए छोड़कर? आपको पता है ना कि जब तक आप नहीं सुलाते मुझे नींद नहीं आती। ये बोल वो चुप कर गई और अपनी नजरें झुका ली। वहीं उसकी बात सुनकर अद्वैत खामोश हो गया और एकटक ईशा को देखने लगा, जो अपनी बात बोलकर नजरें झुकाए बैठी थी जैसे उसने कोई गलती की हो। पर अद्वैत को उसका हक से ये सब बोलना अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम वो उसके चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सॉरी, आगे से आपको ऐसे छोड़कर नहीं आऊंगा। उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से सॉरी सुनकर ईशा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अद्वैत ने गहरी सांस ली और उसे देख बोला, अच्छा चलिए अभी उठिए और रूम में चलिए, ठंड बढ़ रही है। उसकी बात सुनकर ईशा ऐसे ही फोन लेकर उठी और अंदर की तरफ बढ़ गई। जब वो रूम में आई तो अद्वैत बोला, चलिए अब चुपचाप बेड पर लेट जाए। उसकी बात मानकर ईशा बेड पर लेट गई। उसने फोन अपने सामने रख लिया जिस पर अद्वैत की वीडियो कॉल अभी भी चालू थी। अद्वैत ने उसे देखा और बोला, अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए, मैं आपके पास ही हूँ। ईशा ने अपनी आंखें बंद नहीं की, बस एकटक उसे देखती रही तो अद्वैत बोला, मुझ पर भरोसा है? ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्वैत बोला, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है मेरी शोना बहुत स्ट्रोंग है, वो छोटी छोटी बातों से कभी नहीं घबराती। उसकी बात सुनकर ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अद्वैत ने फोन कट नहीं किया और ऐसे ही वो भी अपने बेड पर लेट गया। ईशा ने बीच में एक दो बार आंखें खोल देखा तो अद्वैत उसे ही देख रहा था। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर बाद उसे देखते देखते अद्वैत भी सो गया। भले ही दोनों दूर थे पर फिर भी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अद्वैत का पास होना, उसका साथ होना ही ईशा को सुकून देता था, जिससे वो चैन से सुकून की नींद सोती थी। अभी चाहे कॉल के जरिए ही सही पर अद्वैत उसके सामने था, जिसे देख ईशा सुकून से सो गई। उसे सुकून से सोता देख अद्वैत भी सो गया, वरना उसे रोते देख तो वो बहुत बेचैन हो गया था। अगर वो थोड़ी देर और चुप नहीं करती तो शायद अद्वैत अभी उसके पास जाने के लिए निकल पड़ता। पर अद्वैत को देख और उससे बात कर वो शांत हो गई और सुकून से सो गई। वहीं दूसरी तरफ तानिया बौखलाई हुई थी। वो आज अद्वैत के ऑफिस गई थी। अद्वैत से मिलने पर अद्वैत उसे वहां नहीं मिला, और तो और शक्ति ने उसे ये तक कह दिया कि अद्वैत ने उसे ऑफिस में आने से मना कर दिया है। अगर अगली बार वो अद्वैत के ऑफिस आई तो वो उसे सिक्योरिटी को बोलकर बाहर करवा देगा। ये सुनकर ही तानिया गुस्से से भर गई। उसने कसम खाई कि वो ईशा को अद्वैत से दूर करके रहेगी और उसे अपना बनाकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ा। उसके मन में ईशा के लिए गुस्सा और नफरत हद से ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि उसे यही लगता था कि ईशा की वजह से ही अद्वैत ने तानिया को ठुकराया और उस ईशा से शादी कर ली। अब वो ईशा को सबक सिखाने और उसे अधिक की जिंदगी से दूर करने के लिए कुछ बड़ा सोच रही थी। वहीं आकाश भी बौखलाया सा फिर रहा था। अद्वैत ने लगभग उसका बिजनेस खत्म ही कर दिया था, और तो और उसे अभी तक ईशा के बारे में पता नहीं चला। उस दिन ईशा को मॉल में देखने के बाद उसने उसके बारे में पता करने की कोशिश की थी, पर अधिक ने पहले ही सब कुछ वहां से गायब कर दिया। यहाँ तक कि उस दिन सीसीटीवी फुटेज भी अद्वैत ने डिलीट करवा दी थी जिसमें ईशा की फुटेज आई थी। इस वजह से आकाश को ईशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।